नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स एक्सचेंज पर, जहां हमारा आज बात करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। एज यू नो, द प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ हैं उन सभी का प्राइस स्टेबल रहना चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए और जनरल पब्लिक उनको आसानी से यूज़ कर सके, उनकी डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेबल मॉनेटरी कंडीशंस रहे कंट्री में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और कंट्री की ग्रोथ होती रहे। दैट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मीन्स आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्टिव्स, क्यों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया, क्या उसके रीजंस थे। तो आइए बात करते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके सेट करती है, क्योंकि आरबीआई के पास डिमांड और सप्लाई का पूरा डेटा होता है, कंक्लूडेड डेटा होता है कि किन कमोडिटीज़ की डिमांड कितनी है, कितनी उनकी सप्लाई हो पा रही है, पब्लिक जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है उसकी सप्लाई प्रॉपर हो पा रही है या नहीं, कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन है या नहीं, उन सभी का डेटा आरबीआई के पास होता है और आरबीआई के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है और इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड करती है कि 4%, 6%, 8% कितना हमें इन्फ्लेशन टारगेट रखने हैं फिस्कल ईयर्स के लिए। बट ये जो टारगेट डिसाइड किए जाते हैं इनको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फॉर्म में डिसाइड किया जाता है, इनकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की टर्म्स में डिसाइड किया जाता है। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होलसेल प्राइस इंडेक्स से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे स्विच किया, इन सभी के बारे में बातें हम आपसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो टारगेट सेट होते हैं इनको एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक को नोटिफाई करती है, पब्लिक को बताती है कि अब महंगाई इतनी रहने वाली है, हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो इतने हैं। मीन्स सबसे पहले टारगेट डिसाइड हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गैजेट निकाला, गैजेट नोटिफिकेशन निकाला और पब्लिक को उसके बारे में अवेयर कराया। नेक्स्ट, करेंटली इंडिया में बेंचमार्क परसेंटेज जो रखा गया है सीपीआई इन्फ्लेशन का वो रखा गया है 4। मीन्स हमारी जो बेंचमार्क इन्फ्लेशन रेट रहेगी, इन्फ्लेशन परसेंटेज जो होगा वो होगा 4%। मीन्स आइडियली हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो इन्फ्लेशन रहे वो 4% रहे, बट अगर इस चीज़ को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसका एक अपर टॉलरेंस बैंड रखा गया है जो है 6% और लोअर टॉलरेंस बैंड है उसका 2%। मीन्स अगर हमारी महंगाई 4% मेंटेन नहीं रह पाती है या हम उसको 4% पर नहीं रख पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6% हो और कम से कम हो वो 2%। मीन्स 4 ± 2 ये इनके टॉलरेंस बैंड रखे गए। मीन्स मैक्सिमम टॉलरेंस बैंड इज 6% एंड लोअर टॉलरेंस बैंड इज 2%। और ये जो टारगेट्स हैं ये सभी 5 ईयर्स के लिए रखे जाते हैं कि इन 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है कि इन 5 ईयर्स में हमारे जो इन्फ्लेशन टारगेट होंगे वो इतने होंगे। और अभी हाल फिलहाल 2016 से 2021 के लिए जो टारगेट रखे गए वो रखे गए हैं 2% टू 6%। सबसे पहले ये रखे गए थे 2016 में जब एमपीसी को बनाया गया था, 2016 से 2021 के लिए। बट जो टारगेट 2016 से 2021 के लिए रखे गए उन्हीं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 से 2026 के लिए रिटेन किया। कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेम टारगेट रिटेन किए। मीन्स अभी भी मिनिमम टॉलरेंस लिमिट रहेगा 2, आइडियल बेंचमार्क रहेगा 4% और मैक्सिमम 6% अपर टॉलरेंस बैंड। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की हेल्प से इन्फ्लेशन टारगेट करती है वो सभी कंट्री में किसी भी कमोडिटी की प्राइस को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गाइड करते हैं कि उनको किसी भी इन्फ्लेशन कंट्री में भी कितना है और उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट कितना बढ़ा या घटा सकते हैं। क्योंकि आरबीआई का जो बेंचमार्क रेट है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, बेंचमार्क हम रेट बोल सकते हैं, दैट इज पॉलिसी रेपो रेट। ओके, पॉलिसी रेपो रेट क्या है हम आपको आगे बताते हैं। और इसको डिसाइड करने से इन सभी को गाइडेंस करने से या इन सभी के हेल्प से कंट्री में एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट मीन्स हम ये कब कह सकेंगे कि हमने जो टारगेट सेट किए वो फेल हो चुके हैं। देखिए,
हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर है हम उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया। दीज आर अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च। ये 4 क्वार्टर एक साल, 1 फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, मीन्स एक के बाद एक जो 3 क्वार्टर रहेंगे, अगर उनमें इन्फ्लेशन रेट 6% से ज़्यादा या 2% से कम रहेगा, अगर 6% तक रहता है और 2% मिनिमम तक रहता है, तो मतलब हम लोग हमारे जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं उनको मेंटेन करने में मेंटेन कर पाए हैं। और अगर इनसे ये अगर हम 6% और 2% इसके बीच में अगर हम हमारे इन्फ्लेशन को रख पाए, दैट मीन्स कि हमने जो हमारे जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया है। और अगर अब करंट सिचुएशन 6% से ऊपर जाती है या 2% से नीचे जाती है, दैट मीन्स हम टोटली फेल रहे हैं हमारे इन्फ्लेशन टारगेट को मेंटेन करने में। और ये हमेशा होता है। आरबीआई, आप देखते हैं कि आरबीआई हमें बताती है कि ईयर 2023-24 के लिए जो हमारी इन्फ्लेशन रहेगी वो 7% रहेगी या 7.2 रहेगी। इस तरीके से हमारे डेटा एक मिलता है, हमेशा आरबीआई इसको पब्लिश करती है। दैट मीन्स हम हमेशा इसको मेंटेन करने में हमेशा फेल ही रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई 2016 में बाय द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल वॉज 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई। उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, जिससे कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए और फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक सिचुएशंस पर चर्चा हो। मीन्स एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए और फ्रीक्वेंटली जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, उन पर सभी पर एक मीटिंग अरेंज की जाए, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर सके कि इन फ्यूचर हमें उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करने हैं कि क्यों उसको अच्छा किया जाए या फिर और उसको बेटर किया जाए जिससे कंट्री की ग्रोथ हो। तो 2016 में उर्जित पटेल कमेटी ने एमपीसी को रिकमेंड किया। देखिए सबसे पहले कमेटी ने रिकमेंड किए थे 5 मेंबर्स, जिसमें 3 आरबीआई के होंगे और 2 होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किए थे 6, इन्होंने रिकमेंड किए 7 मेंबर, जिसमें 4 होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 होंगे आरबीआई के। बट आफ्टर नेगोशिएशन 6 मेंबर की एक कमेटी डिसाइड हुई, जिसमें 3 मेंबर होंगे आरबीआई के और 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। देखिए इसमें आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया, जिसके सेक्शन 45ZB में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है एक 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के लिए। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है, ये इसका कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका काम, मेन जो वर्क है उसका वो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को फिक्स करना। हम लोग जनरली देखते हैं कि जब भी आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है तब उसमें पब्लिकली नोटिफाइड किया जाता है कि रेपो रेट गवर्नमेंट आरबीआई ने बढ़ाया है, रेपो रेट को 6% कर दिया है, रेपो रेट को 5% कर दिया है, रेपो रेट अनचेंज रहा है। तो वो आरबीआई का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसको आरबीआई फिक्स करती है आफ्टर एवरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल रेपो क्या होता है? रेपो मीन्स रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट, जस्ट सपोज किसी बैंक को एक शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत हुई, वो गया आरबीआई के पास, आरबीआई ने उसको फंड्स अवेलेबल करवाए, पर आरबीआई बोला कि मैं आपको फंड्स अवेलेबल तो करवा रहा हूं बट मुझे इस फंड्स के रिस्पेक्ट में कुछ इंटरेस्ट चाहिए। मान के चलिए आरबीआई ने 1 लाख करोड़ किसी बैंक को अवेलेबल करवाए और इस बैंक से इंटरेस्ट चार्ज किया 5%। तो ये जो 5% है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। मीन्स
आरबीआई शॉर्ट टर्म फंड अवेलेबल करवाने के एवज में बैंक से जो भी इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और आरबीआई की एमपीसी का जो कंपोजिशन होगा उसमें 6 मेंबर होंगे, जिसमें 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड होंगे और 3 आरबीआई के मेंबर्स होंगे, जिसमें आरबीआई गवर्नर इंक्लूड रहेंगे। एमपीसी के 6 मेंबर्स हैं, जिनमें आरबीआई के गवर्नर जो कि आरबीआई एमपीसी के चेयरमैन भी होंगे और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हैं। एक्स ऑफिशियो मीन्स कि एक पर्सन इस पोस्ट के साथ में कोई दूसरी पोस्ट पे भी है, मीन्स मिस्टर शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के भी गवर्नर है, वो एमपीसी के चेयरमैन भी हैं और आरबीआई के गवर्नर भी हैं। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रहेंगे जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इंचार्ज रहेंगे, ये भी एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक आरबीआई के ही ऑफिसर होंगे जो कि सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेटेड होंगे, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेटेड होंगे, ये भी एक एक्स ऑफिशियो मेंबर ही होंगे, जो कि अभी हैं ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई मिस्टर राजीव रंजन। फोर्थ मेंबर है प्रोफेसर आशिमा गोयल। लास्ट 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड है, जो कि प्रोफेसर आशिमा गोयल, ये है प्रोफेसर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इसकी मेंबर है प्रोफेसर जयंत आर वर्मा जो कि आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर है, और डॉक्टर शशांक भिड़े जो कि सीनियर एडवाइजर है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इन तीनों ने, ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड हैं, जो कि जिन्होंने पामी दुआ, चेतन घाटे और रविंद्र ढोलकिया को रिप्लेस किया है। देखिए 6 मेंबर की कमेटी हुई, जिसमें से 3 मेंबर होंगे आरबीआई के और 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये 3 मेंबर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ आरबीआई, माइकल पात्रा डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, मिस्टर राजीव रंजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ये 3 मेंबर हैं प्रोफेसर आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत आर वर्मा। ओके, और ये आपके जो 3 मेंबर होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको नॉमिनेट करेगी, उनका जो टेनर रहेगा वो रहेगा 4 ईयर, मीन्स मैक्सिमम ये 4 साल के लिए काम कर सकेंगे। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बीच में लगता है कि इनको हटाया जा सकता है तो वो उनको हटा भी सकते हैं। दैट मीन्स दे विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज अर्लियर। मीन्स या तो ऑर्डर पहले आ जाए तो उनको हटाया जा सकता है, 4 साल हो जाए तो उनको हटाया जा सकता है। मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनको अपॉइंट करती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मीन्स प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कमेटी को हेड करते हैं और ये अपॉइंटमेंट कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड मेंबर को अपॉइंट करती है। और एमपीसी है वो पॉलिसी रेपो रेट को डिटरमाइन करती है फॉर अचीविंग द इन्फ्लेशन टारगेट। जो भी इन्फ्लेशन टारगेट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किए हैं, टारगेट किए हैं, उनको अचीव करने के लिए रेपो रेट के हेल्प से एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर। देखिए एमपीसी का जो भी शेड्यूल है वो हर साल हर फिस्कल ईयर के लिए ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, प्री डिसाइडेड है कि उनको कितनी बार मिलना है। मिनिमम उनको 4 टाइम इन अ ईयर, उनको एक साल में 4 बार मिलना है। और हर एक मीटिंग का जो कोरम होगा वो 4 मेंबर्स, मीन्स एक साल में 4 बार मिलना है और कम से कम हर एक मीटिंग में 4 मेंबर्स का होना जरूरी है। ओके, हर एक मेंबर का एक वोट होता है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में। किसी भी रिजोल्यूशन को लेकर हर एक मेंबर अपना एक वोट दे सकता है। और अगर किसी कंडीशन में इनका रिजोल्यूशन टाई रहता है, उनके डिसीजंस टाई होते हैं, तो गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा सेकंड वोट होता है, कास्टिंग वोट जिसको कह सकते हैं। तो वो उस डिसीजन को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये इसके फेवर में रहेगा या इसके अगेंस्ट में। मीन्स मान के चलिए जैसे कि आरबीआई एक एमपीसी में एक रिजोल्यूशन रखा गया कि इस बार 6% रेपो रेट को किया जाना है, बट 3 मेंबर ने कहा नो और 3 मेंबर ने उसके फेवर में अपना वोट दिया। तो इस कंडीशन में तो हमारा जो डिसीजन है वो टाई हो गया। तो इसका क्या किया जाए, तो इस कंडीशन में आरबीआई गवर्नर के पास एक स्पेशल
वीटो वोट उनको दिया गया, हम इसको वीटो वोट भी कह सकते हैं कि वो इसके फेवर में जाना है या अगेंस्ट में जाना है उसको डिसाइड किया जा सकता है, और वो एक अपना वोट कास्ट करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि डिसीजन क्या होगा। After every meeting, every member has to specify the reason for voting in favor of or against the proposed resolution. हर एक मीटिंग के बाद मान के चलिए कि मिस्टर शक्तिकांत दास ने किसी प्रॉपर रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, तो इनको ये बताना होगा कि ये इनके फेवर में क्यों है। मीन्स मान के चलिए कि डिसीजन ये होता है कि 6.5% हमें रेपो करना है, और किसी एक मेंबर ने उसके अगेंस्ट में वोट किया और एक मेंबर ने उसके फेवर में वोट किया, तो इन दोनों मेंबर्स को एक शॉर्ट स्टेटमेंट, एक शॉर्ट ब्रीफ में बताना पड़ेगा कि ये क्यों चाहते हैं कि ये इसके अगेंस्ट में रहेंगे और ये क्यों चाहते हैं कि इसके फेवर में रहेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी को, इन्फ्लेशन टारगेट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। वो है आपका रेपो रेट, स्पेसिफिकली विच इज़ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, which is benchmark rate, which is policy repo rate, okay। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो कि अभी आरबीआई का नया टूल है, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, रिजर्व रेपो, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इन सभी के बारे में हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। स्पेसिफिकली रेपो रेट इज द मेन बेंचमार्क रेट of RBI which is decided in every meeting। देखिए मीटिंग का प्रोसेस क्या रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जब की जाती है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। इसमें देखिए इनकी ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड मीटिंग होती है, हर एक फाइनेंशियल ईयर का पहले से बता दिया जाता है कि मीटिंग कब कब होगी। जनरली मिनिमम 4 टाइम होना होता है, बट ये हर 2 महीने में मिलते हैं। एक बाई मंथली मीटिंग इनकी की जाती है, उसमें ये डिसाइड करते हैं कि रेपो को कितना बढ़ाया जाए, कितना घटाया जाए, या उसको अनचेंज रखा जाए। और जनरली कोई भी मीटिंग जब करनी होती है तो उसकी 15 डेज पहले नोटिस हर एक मेंबर को दी जाती है जिससे कि वो अवेलेबल हो सके। बट इफ इन एनी कंडीशन देयर इज एन इमरजेंसी देन 24 आवर नोटिस इज गिवन टू एवरी मेंबर टू इनेबल हिम और हर टू अटेंड। 24 घंटे पहले, कम से कम 24 घंटे पहले बताना होगा हर एक मेंबर को। इस टाइम डिसाइड की गई है जिससे कि वो अपने आप को टेक्निकली इनेबल्ड कर लें एक शॉर्ट नोटिस पर। मीन्स उनको फीसी करनी है या फिर किसी भी तरीके से पहुंचना है, उनको ट्रैवल करना है, तो वो अपने आप को इनेबल कर सकते हैं। कमिटी के मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे कि किस मीटिंग का कितना ड्यूरेशन होगा, किस रिजोल्यूशन के लिए कितना टाइम देना होगा। ये ऑलरेडी मेंबर्स डिसाइड करते हैं और इस सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। और पॉलिसी का जो भी रिजोल्यूशन होता है उसको एमपीसी फंक्शनिंग एंड टाइमिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, मान के चलिए किसी डिसीजन की वजह से मार्केट कोलैप्स हो सकता है, किसी डिसीजन की वजह से मार्केट बढ़ सकता है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए, उस टाइमिंग को देखते हुए आरबीआई का रिजोल्यूशन जो होता है वो पब्लिश किया जाता है पब्लिकली। आफ्टर एवरी मीटिंग बैंक पब्लिशेज द कंक्लूजन द रिजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय सेड कमिटी। रिजोल्यूशन इंक्लूड्स द एमपीसी डिसीजन ऑन द पॉलिसी रेपो रेट। हर एक मीटिंग के बाद जब रिजोल्यूशन पब्लिश किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि पॉलिसी रेपो रेट पर क्या डिसीजन रहा, पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाया गया या घटाया गया, इन सभी के बारे में उसमें बताया जाता है। हर मीटिंग के 14वें दिन, मीन्स मान के चलिए मीटिंग 1 अगस्त को हुई और 14 अगस्त को मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश किए जाते हैं। आप आरबीआई की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आरबीआई की साइट पर आपको लेटेस्ट जो भी एमपीसी हुई है उसका आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मिल जाएंगे, जिसमें रेजोल्यूशन अडॉप्शन, वोटिंग ऑफ ईच मेंबर और शॉर्ट रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर जस्टिफाइंग द वोट। मीन्स हर जो भी रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, मीन्स जैसे आरबीआई पॉलिसी में रेपो को बढ़ाया गया है या नहीं, घटाया गया है या नहीं, या उसको अनचेंज रखा गया है, उन सभी के बारे में हर एक मेंबर का वोट फेवर में था या अगेंस्ट में था, और उस वोट का जस्टिफिकेशन एक शॉर्ट स्टेटमेंट में, ये सभी उसमें बताए जाते हैं।
करंट MPC रेट्स आर हेयर, रेपो रेट इज 6.5। अभी लास्ट जो मीटिंग हुई 10 से 12 अगस्त में, उस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये सभी जो हैं करंट रेट्स हैं। रेपो इज 6.5, SDF 6.25, हमेशा 0.25 कम होती है रेपो से। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज 6.75, बैंक रेट इज 5.15, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35, SLR इज 18%, CRR is 4.5%. Thank you for watching us. Please like, share and subscribe our channel Economics Exchange. Thank you.